जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना दिनेश कुमार एक बार फिर से वापस प्रस्तुत है आपके सामने फिजिक्स चैप्टर 4 क्लास 12 का मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से एक और आसान सा टॉपिक लेकर के। और आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक करंट कैरिंग लूप होगा, कोई करंट कैरिंग लूप जैसे वायर का बना होगा। जब हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क लगता है। उस टॉर्क को ही हमें पढ़ना है, उस टॉर्क का फॉर्मूला ही हमें इसमें बनाना है। तो आसान टॉपिक है, कोई टफ नहीं है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। और इससे पहले एक बार हम फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस खूबसूरत से चैनल फील वाला फिजिक्स में। और कोशिश करेंगे कि आप फिजिक्स को बड़े नहीं लेंगे, फील करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी। और फिजिक्स देखो, फिजिक्स आसान सब्जेक्ट तो वैसे पूरी तरह है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम अपनी समझदारी से, अपने दिमाग की ताकत से आसान बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, और वो लूप कहाँ रखा होगा? तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। तो वही अपने को पढ़ना है, समझते हैं क्या है स्थिति, कैसा है। देखें, ध्यान से समझें। तो हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो जैसे ये समझिए कि ये एक नॉर्थ पोल है बाबू, और ये आपका है साउथ पोल। तो इसके बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। जो बीच में गैप बनी हुई है, इसमें इस तरीके का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, इस तरीके का, ऐसे करके आप समझिए। अब करते क्या है इसमें कि हम एक करंट कैरिंग लूप लेते हैं। क्या लेते हैं? करेंट कैरिंग लूप। ध्यान समझना, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं बाबू, बहुत ईमानदारी से समझेंगे, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो वाह, ये देखें, ये है एक करंट कैरिंग लूप। तो मान लीजिए करंट यहां से ऐसे जाकर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। ध्यान समझें, पी क्यू आर एस, ये है हमारा पी क्यू आर एस, एक करंट कैरिंग लूप है। और इस करंट कैरिंग लूप को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की एक खास बात होती है बाबू, ध्यान से समझे, कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात है, ये एक फैक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझते हैं, आगे भी समझते हैं। ये देखिए, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट को हम लोग आई समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हटा लें। तो ये करंट हमारा आई जा रहा है। सोचो कि ये जो पी क्यू है, इसकी जो लेंथ है वो यल है, तो ये भी वही होगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रीथ है उसको हम बी से समझते हैं। देखते हैं अब क्या स्थिति है। तो करंट तो हम देख रहे हैं कि करंट ऐसे जा रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ। ध्यान समझें, ठीक है, ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो, अब होगा क्या कि करंट, ये देखिए पी क्यू वाले साइड पर ध्यान से देखना, पी क्यू वाले साइड पर तो करंट कैसे जा रहा है बाबू? ऊपर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। तो पहले हम यहाँ फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं कि पी क्यू वाले पार्ट पर, पी क्यू पर किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, और फिर आर एस पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन देख लेंगे तो हम टॉर्क भी निकाल लेंगे आसानी से। देखते हैं, पहले फोर्स देखते हैं। तो करंट इस वाले सेक्शन में, पी क्यू वाले में करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो राइट हैंड पाम रूल से करेंगे, राइट हैंड पाम रूल से फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई वायर रखा हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स जो होता है वो होता है आई, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या करेंगे, जिधर करंट जा रहा है, जिधर करंट जा रहा है उधर के तरफ आप अपने चारों अंगुलियों को कर लीजिए, 4 फिंगर्स को कर लीजिए, और बी के तरफ अपना पाम कर लीजिए। अंगूठा जिधर जाएगा वही फोर्स की डायरेक्शन है। तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर तो चारों उंगली ऊपर, पाम इधर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और अंगूठा इधर। तो इसका मतलब फोर्स इधर जाएगा, इधर जो फोर्स होगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब इनवर्ड जाएगा फोर्स। यहाँ पे फोर्स की क्या डायरेक्शन है बाबू? यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, इस साइड फोर्स की डायरेक्शन है इनवर्ड, इनवर्ड फोर्स की डायरेक्शन, ठीक। मतलब ऐसे, ऐसे है लूप, ऐसे है।
तो ये P और Q है, तो इस वाले हिस्से को ऐसे फोर्स लगेगा, तो इस वाले हिस्से में जाहिर सी बात है इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ देखें, अब इसका मतलब क्या है कि इसी पार्ट को हम तोड़ लें तो इस तरीके का बन जाएगा, ध्यान से देख रहे हैं वो, इस तरीके का। तो इधर वाले में फोर्स ऐसे लग रहा है इनवर्ड, यप, और इधर में वाले में फोर्स आउटवर्ड, यप, ध्यान से देखें। तो यहाँ फोर्स लग रहा है इनवर्ड और इस साइड फोर्स लग रहा है आउटवर्ड। अब देखें, लॉजिक बात है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से यहाँ तक गैपिंग कितनी है बच्चों? बी है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करके बी वाली गैपिंग का तो पूरा यल बना हुआ है, पूरा यल मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब समझे? तो इसका मतलब पूरे लूप को, ऐसे लूप होगा तो पूरे लूप को ये ऐसे घुमा रहा होगा, इसका मतलब टॉर्क लगा रहा होगा। तो देखो बाबू, अब ध्यान से समझना, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है। तो कभी भी टॉर्क हो तो टॉर्क का मतलब होगा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई फोर्स मतलब दोनों फोर्स बराबर है तो दोनों में से कोई एक फोर्स, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखें, तो यही हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, कोई बहुत खास बात नहीं है। अब देखें, तो टॉर्क को डिनोट करते हैं किससे? टाउ से। टॉर्क को डिनोट करेंगे टाउ से, तो टाउ बराबर फोर्स मतलब एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस वाले लूप में देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में क्या है बाबू? बी है, तो आप यहाँ करेंगे बी। अब ध्यान से देखें, अब फोर्स का तो फार्मूला अपने को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाउ बराबर हम जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है वो लगता है आई बी यल साइन थीटा, ध्यान समझे। और यहाँ पे कौन है? बी है। देखें, ये देखें क्या था, ये यल कौन है? यल पी से क्यू मतलब इसकी लेंथ है, और बी कौन है? इसकी ब्रीथ है। इसका मतलब लेंथ और ब्रीथ मिलकर क्या हो गया? एरिया हो गया। तो ध्यान से देखें, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ बराबर आई ए बी साइन में थीटा। बहुत सही, बहुत सही, गुड। अब देखें, ये जो लूप है, इस लूप में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न भी तो हो सकते हैं। तो यदि नंबर ऑफ टर्न उसमें n हो तो उसके लिए बात क्या करेंगे? तो एक टर्न है तो टाउ लग रहा है, दो टर्न आ जाएंगे तो दो टाउ लगेंगे, तीन टर्न आ जाएंगे तीन टाउ। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो टार्क बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखें, तो यहां से देखें, इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, यदि कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो टाउ बराबर हो जाएगा n आई ए बी साइन में थीटा। ये आपका हो, ये टाउ है। अब सवाल ये है कि देखें, टॉर्क की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से समझ लें कि टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। तो बात रह गई, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है, ये भी बात सही है। अच्छा, यूनिट की बात करें, यूनिट इट्स यूनिट की बात करें तो यूनिट बराबर कौन है? न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क की यूनिट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से बात करेंगे इन वेक्टर फॉर्म। टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म? ध्यान से देखें, टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर टाउ बराबर, देखें नंबर ऑफ टर्न की तो कोई डायरेक्शन नहीं है, करंट की कोई डायरेक्शन नहीं, हाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, एरिया की अपनी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एन आई, ये बाहर कर लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखें, बहुत सही, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक इसमें एक और बढ़िया सा टर्म है, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, बढ़िया सा टर्म है। अब देखें, यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं, आप देखें एन आई ए को मिलाकर एक नया टर्म बन जाता है, एन आई ए को मिलाकर एक नया टर्म बन जाता है। हियर एक बात करें, हियर एन आई ए, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम है आपका, ध्यान से देखें, कैपिटल एम को कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कहिए,
या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये बातें की है। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये कह सकते हैं हम लोग, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज आल्सो वेक्टर, ये भी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो इसको भी डायरेक्शन के फॉर्मेट में लिखा सकते हैं, तो वेक्टर एम बराबर लिख सकते हैं एन आई वेक्टर ए। अब देखें, अब ऊपर वाले फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, तो डियर फॉर टॉर्क को हम लोग और तरीकों से लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ बराबर, ध्यान से देखें, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। अब देखें, अब ये थीटा एक्चुअल में क्या है, थीटा एक्चुअल में क्या है, तो थीटा एक्चुअल में यदि इसके हिसाब से कहेंगे तो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल है, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। इसके हिसाब से कहेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो यह कह सकते हैं कि हियर थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी और वेक्टर एम एंड वेक्टर बी। बात है कि ये कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में एक ही जैसा थीटा आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहिए चाहे ये कहिए, बात एक ही है, ठीक है। हम दोनों को समझ भी लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, अब सवाल ये है कि यदि हमें टार्क की डायरेक्शन निकालनी है, टाउ की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करें, कैसे हम टार्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम टाउ की डायरेक्शन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखें, पहली बात तो हमें टाउ की डायरेक्शन यदि निकालना है तो या तो आप इसको लेकर के निकाल लो या तो आप इसके मदद से निकाल लो, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। ध्यान से देखें, अब होता क्या है कि टाउ की डायरेक्शन निकालनी है तो हम देखें राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टाउ यूज राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमें टॉर्क की डायरेक्शन पता करनी है बच्चों तो राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे हम बताते हैं, इसके लिए एक आध एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इस टाउ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखें, हम इसके मदद से, इसके हिसाब से बता रहे हैं, इसके हिसाब से, इसलिए ताकि आपको यम की डायरेक्शन निकालना भी आ जाए और टाउ की डायरेक्शन भी निकालना जाए। एक तीर से दो निशाना करते हैं, तो हम इसके मदद से निकालते हैं। आप इसके मदद से निकाल लोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखें, तो हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से टाउ की डायरेक्शन निकालते हैं। बहुत सुंदर बात है, समझते हैं। देखें, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अब देखें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टाउ, टाउ की डायरेक्शन हम कैसे निकालें, ये चीज है अपना। तो यहां से हम बात करेंगे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टाउ, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क या टाउ, बात एक ही है, टॉर्क या टाउ। तो देखें, हमें क्या करना है कि हमें ये पता है कि वेक्टर एम बराबर, सिंस वेक्टर एम बराबर आपका है क्या कि एन आई वेक्टर ए, और यहीं से आपने पाया है कि वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान समझे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, एक बहुत कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात यह है कि कभी भी आप 11th में पढ़े होंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो और बराबर यहाँ वेक्टर सी हो, तो ऐसे केस में हमेशा आप यदि ए की डायरेक्शन पता हो, बी की डायरेक्शन पता हो, सी का डायरेक्शन पता लगाना हो तो आप राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल बेफिक्र होकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये चीज़ें हैं, इसमें बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं कि जब भी इस पैटर्न का हो, जब भी इस पैटर्न का हो, ध्यान से देखें, इस पैटर्न का हो, तो राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाएंगे कि इस ए के तरफ 4 फिंगर करते हैं। क्या करते हैं? 4 फिंगर्स, ध्यान समझे, 4 फिंगर्स, ठीक है ना। और बी के तरफ पाम करते हैं, पाम कर दिए। तो सी के तरफ कौन होगा? थंब। थंब जो होगा वही आपका सी की डायरेक्शन बताता है। अब देखें, तो हमें इसके हिसाब से टाउ की डायरेक्शन निकालने के लिए पहले यम की डायरेक्शन निकालनी है, और यम की डायरेक्शन यहाँ से आ जाएगा। जब यम मिल जाएगा तो हम टाउ भी बड़े आसानी से निकाल देंगे, कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान से सके, ये इंपॉर्टेंट है कैसे लगाना है अपने को। तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक बेहतरीन से एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ये समझो कि ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ध्यान समझ रहा, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब करते क्या है कि एक लूप लेते हैं, यहाँ पर एक लूप, सिंपल सा एक लूप ले लेते हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस लेते हैं। सोचो कि करंट ऐसे जा रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें पहले किसकी डायरेक्शन निकालनी है? यम की डायरेक्शन निकालनी है। तो कुछ करना नहीं है, जिधर देखें, ध्यान से देखें, ये जो पूरा पी क्यू आर एस आप देख रहे हो, तो ये जो आप अंदर का देख रहे हो ये चीज, तो ये है कौन? ये तो इसकी एरिया है ना। तो आपको करना क्या है कि जिधर करंट जा रहा है उधर के तरफ ये चारों उंगली करके आप बस ये पाम इसके सेंटर, लूप के सेंटर के तरफ बस दिखा दो। आप चारों उंगली करंट के तरफ कर दो और ये पाम लूप के सेंटर के तरफ कर दो। उसके बाद बस ऐसे कर दो, तो अंगूठा जिधर जाएगा वही किसकी डायरेक्शन है? आपकी यम की डायरेक्शन हो गई। किसकी डायरेक्शन हो गई बाबू? यम की डायरेक्शन हो गई। ध्यान समझना, जैसे देखो करंट ऊपर है तो ऊपर जा रहा है, तो आप लूप का सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो करंट ऊपर के तरफ और पाम सेंटर के तरफ, तो अंगूठा इनवर्ड। इसका मतलब यम किधर चला गया? यम हमारा जो है कि यम इनवर्ड हो गया। तो यम बराबर, यम की डायरेक्शन वेक्टर यम कैसा है? इनवर्ड हो गया है, इनवर्ड। ध्यान सीखना, इनवर्ड हो गया। मतलब लूप यदि ऐसे है, ध्यान समझे, लूप यदि ऐसे है, इस तरीके से है, लूप यदि इस तरीके का है, तो करंट ऐसे जा रहा है यदि, तो आपका करंट ऐसे जा रहा है, तो आपने क्या किया कि यम का डायरेक्शन निकालना चाहा, तो इस तरीके से किया, तो यम की डायरेक्शन इनवर्ड ऐसे हो गई। तो मतलब यम कैसे हो रहा है आप समझो, ऐसे इधर के तरफ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे। मतलब यदि करंट ऐसे है तो करंट ऐसे है तो इधर, मतलब एक्चुअल में ध्यान से देखो तो ये एरिया वेक्टर ही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एरिया वेक्टर ही दिखा रहा है, इसी को दिखा रहा है। बिल्कुल कंफर्म बात है। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बात तो एक ही होनी है, टाउ की तो डायरेक्शन एक ही तरीके से निकलनी है। लेकिन हाँ, इसकी इस्तेमाल से हम यम की डायरेक्शन भी निकालना सीख जा रहे हैं। तो देखें, करंट ऐसे जा रहा था, तो करंट, अब देखिए यदि करंट ऐसे जाने लगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे, तो देखें यम इधर, यम ऐसे नॉर्मली हुआ, तो ये नॉर्मली है कौन? इस पूरे एरिया का डायरेक्शन तो बता रहे, तो एरिया वेक्टर ही तो हुआ, तो यही तो बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है, कहीं तकलीफ नहीं है। तो यम किधर हो गया? इनवर्ड। तो मतलब एक बार फिर से, तो एम हो गया इनवर्ड। अब क्या करें? यम की डायरेक्शन मिल गई इनवर्ड, यम इनवर्ड मिल गया, और बी की डायरेक्शन है इधर, तो ये किसकी डायरेक्शन बाबू? बी की डायरेक्शन है, और यम किधर है? इनवर्ड है, इनवर्ड यम है। तो दोनों के बीच में तो 90 डिग्री हुआ ना। देखो यम हमारा इनवर्ड है, मतलब ऐसे समझो कि करंट हमारा ऐसे जा रहा था, तो यम ऐसे है, इनवर्ड मतलब ऐसे करके हम थोड़ा सा इसको ऐसे समझाते हैं, ऐसे देखो, हाँ ऐसे है, यम इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो अब यम क्रॉस बी, तो यम के तरफ आप चार उंगली करोगे और बी के तरफ आप पाम करोगे, तो यम बी उधर, यम इधर, बी उधर, तो यम बी, तो अंगूठा नीचे, तो टाउ की डायरेक्शन ऐसे आएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, टाउ की डायरेक्शन ऐसे ऐसे टाउ हो जाएगा। इस तरीके से हम टाउ की डायरेक्शन निकाल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से समझो भाव, बेहतरीन तरीके से समझिए आप अच्छे से। एक इसमें भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
एक और एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि जैसे सोचो, ध्यान से समझना बाबू, जैसे आप ऐसे समझो कि ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन, सोचना, और एक लूप है ऐसे, मान लीजिए पी क्यू है, और करंट आपकी ऐसे जा रही है, ऐसे है, और ये एंगल आपका 30 डिग्री है बाबू, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और b का वैल्यू जो है आपका, तो b जो वेक्टर बी इधर है, मतलब b की जो वैल्यू है वो 2 टेस्ला हम लेते हैं, और जो करंट इसमें जा रहा है, करंट ध्यान से देखना, करंट इसमें जा रहा है 1 एम्पियर का जा रहा है, और नंबर ऑफ टर्न हम 1 लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न हम 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, ध्यान से देखें, और एरिया ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया हम लोग लेते हैं बाबू, एरिया 2 मीटर का स्क्वायर। देखें, अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड टाउ, टाउ क्या होना है, यहाँ पर टाउ का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो बाबू, अपने को तो पता है, सब वैल्यू जब दे रखा है और एंगल भी दे रखा है, तब तो टाउ बराबर का फार्मूला लगाना होगा, NIAB साइन में थीटा, यही है। तो n भी दिया है, I भी दिया है, A भी दिया है, B भी दिया है, और साइन, बात ये कि थीटा, तो थीटा हम 30 लें कि 30 से अलग लें, 30 लेना होगा कि 30 से डिफरेंट लेना होगा, तो ये सवाल है यहाँ पर। तो देखते हैं, तो पहले अपने को ध्यान से देखिए, तो एरिया निकालना है अपने को, एरिया, तो एरिया निकालना है, तो भैया करंट ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखें, करंट ऐसे जा रहा है, तो एरिया ऐसे होगा, इस पर नॉर्मल, तो एरिया इस पर ऐसे करके ऐसे आपका नॉर्मल हो जाएगा, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, वेक्टर ए की हो गई। तो बी ऐसे है, ध्यान से देखें, बी ऐसे है, और इससे ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है, और यहां से यहां तक 90 डिग्री का है, तो टोटल इसमें एंगल कितना हो गया टोटल, तो 90 ये और 30 ये 120 हो गया, कितना हो गया भैया, 120 हो गया। तो अपने को थीटा जो है 30 डिग्री नहीं रखना है, क्या रखना है, 120 डिग्री रखना है। तो डियर फोर, टाउ बराबर यहाँ से लगा लेंगे, n के जगह पे 1 है, I के जगह पे भी 1 है, A के जगह पे 2 है, और B के जगह पे भी 2 है, और साइन 120 डिग्री। अब सवाल ये कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाले, कहाँ से आएगा, तो ये मैथ का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ भी जाता है। तो देखो, साइन 120 को हम ऐसे बगल में निकाल लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन 120 का। तो साइन 120 का निकालना है, तो आप 10th में पढ़े होंगे साइन ऐसे 90 प्लस थीटा के फॉर्मेट का, तो 90 प्लस क्या कर देंगे बाबू कि 120 आ जाए, है ना, तो 90 प्लस 30 कर लीजिए, तो 90 प्लस 30 कर लीजिए, तो साइन कॉस में जाएगा, और ये कॉस हो जाएगा 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पर रख लेंगे, तो टाउ बराबर हो जाएगा 4 √3/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टाउ बराबर आएगा 2√3, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो ये चीज़ें हैं, कोई बहुत इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है, ठीक है, बढ़िया। तो ये अपने को समझ में आ रहा है बाबू कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें, यदि ये करंट इधर भी रहा होता तो यही नॉर्मल इधर हो गया होता, यही इधर हो गया होता, तो इधर हो गया होता तो कुछ एंगल बदल गया होता, बस यही है, बात तो यही है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, ठीक है।